स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करते हैं एक बड़ी सियासी खबर की। देश की पॉलिटिक्स में और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई कहानी लिखी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने अब समान नागरिक संहिता का खुलकर समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संदीप पाठक का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है। अनुच्छेद 44 जो संविधान में लिखा गया है यूसीसी के लिए कि सही वक्त पर इसे लागू किया जाना चाहिए, तो हम इसके साथ खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी जो विपक्ष की उस 23 तारीख की पटना वाली बैठक का हिस्सा थी, अब खुलकर कह रही है कि हम यूसीसी के साथ खड़े हैं, यानी सरकार के साथ खड़े हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कल कहा उसके साथ खड़े हैं। सुनिए। कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं होना चाहिए। यूसीसी पे सीधा सीधा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है और लोगों में एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी की क्या राय है इस पे? देखिए, सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है। आर्टिकल 44 में भी ये स्पष्ट है और इसका समर्थन करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारा देश कई सारे संप्रदायों और समाज से मिलकर बना हुआ है, ऐसी परिस्थिति में सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक और संप्रदाय के लोगों से बातचीत करके सहमति स्थापित करके ही इस पर आगे जानी चाहिए। बड़ी नपी तुली प्रतिक्रिया है दुर्गेश पाठक की, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। वो कह रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर हम यूसीसी के साथ खड़े हैं, ये हमारे संविधान में उल्लेखित है और हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है, हम इसके पक्ष में हैं। फिर वो कहते हैं कि हम आज आए तो सबसे राय मशवरा करने के बाद लाना चाहिए, बड़ा सोच समझ कर लाना चाहिए। लेकिन अपना स्टैंड उन्होंने साफ किया, इस बात के लिए उनको तारीफ करनी पड़ेगी। कम से कम इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, लाग लपेट नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी दल ने इतना स्पष्ट तौर पर बोला है तो आम आदमी पार्टी है और इस मुद्दे पर इनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन एक बात जो जिसको कहते हैं ना कि राजनीति में थोड़ा सा कुछ गुंजाइश रख देता है, तो गुंजाइश रख दी इन्होंने कहा कि सबसे सहमति बनाएंगे, सभी से मिलेंगे, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, हर संप्रदाय के व्यक्ति। तो वो तो लॉ कमीशन कह रहा है, या कोई और तरीका आम आदमी के पास है, या फिर उन्होंने ये गुंजाइश इतनी बनाई है कि विपक्ष के साथ बार्गेन का एक रास्ता तैयार रहे, एक दबाव की गुंजाइश बनी रहे। ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी स्वागत किया जाना चाहिए कोई राजनीतिक दल इतना स्पष्ट तौर पर सामने। आम आदमी पार्टी जो है वो ने किसान कानूनों का भी सबसे पहले समर्थन किया था, विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया था कृषि कानूनों के समर्थन पे, और बाद में जब पूरा आंदोलन बढ़ गया तो वो पलट के उधर खड़े हो गए। तो अभी ये संदीप पाठक जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी में अंतिम जो फैसला होता है वो अरविंद केजरीवाल जी का होता है। अरविंद केजरीवाल जी या संजय सिंह इस लेवल से जब कोई प्रतिक्रिया आए, और ये सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि ये जो संदीप पाठक जी ने भी पूरी गुंजाइश के साथ किया है कि भाई हम सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 में संविधान में व्यवस्था तो उसका तो सभी समर्थन करते हैं आर्टिकल 44 का, लेकिन सभी पक्षों से बात की जाए, सब किया जाए। तो अब वही है कि आप एक महीने में नहीं, आप सबसे बात करिए, यानी कुल मिलाकर दोनों रास्ते उन्होंने खुले रखे हैं कि बाकी विपक्षी दलों की क्या राय होती है उसके हिसाब से अपने दोनों विंडो उन्होंने खोल के रखे। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की मर्जी के बगैर भी ऐसा कोई स्टेटमेंट संभव नहीं है। संगठन मंत्री हैं ये, इन्होंने बात कही बड़ी नहीं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में कल से इस बात पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई होगी। ये तय किया गया होगा कि यही बयान देना है और इतना ही बयान देना है। ये बहुत स्पष्ट संदेश है। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए ना कि कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध करे या समर्थन करे, क्या अभी स्पष्टता से किसी ने बोला? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश की उस रैली में बोल रहे थे अपने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में, उसके बाद किसी दल का कोई स्पष्ट बयान नहीं, सब दाएं बाएं, किंतु परंतु अगर मगर है। लेकिन ये बयान स्पष्ट है, प्रोसेस की सिर्फ ये बात कर रहे हैं। नहीं, और अब कृषि कानूनों की बात कर लें, 370 की बात कर लें, दोनों में समर्थन में रहे आम आदमी पार्टी। नहीं, कृषि कानून पे तो जो विनोद जी ने बताया, मैं उसका आगे के याद दिला दूं कि उन्होंने विधानसभा में पारित किया और विधानसभा में प्रतीकात्मक तौर पर फाड़ दिया। तो वहां तो जो यू टर्न लिया कि बहुत बड़े बड़े यू टर्न वाले भी, मुझे वो बयान याद है, उन्होंने स्पष्ट कहा था विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कि ये सरकार ने लागू कर दिया है, केंद्र की सरकार ने लागू कर दिया है, तो राज्यों को करना पड़ेगा। ये बात बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कही थी 370 पर। लेकिन आप देखिए 370 और यूसीसी आप एक श्रेणी में डाल सकते हैं इन दोनों चीजों को। 370 पर वो साथ हैं, यूसीसी पर कह रहे हैं कि हम साथ हैं। 370 पर कब से उमर अब्दुल्ला ने उनको ताना भी दिया विपक्षी मीटिंग बैठक में।
लेकिन इन बड़े राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल किस ओर खड़े हैं, इसमें कहीं कोई शक कम से कम नहीं है और ये उनकी पॉलिटिक्स का शायद हिस्सा भी है। बिल्कुल सौरभ, और सिर्फ यही नहीं, आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, जैसे तिरंगा यात्रा, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार जैसे तिरंगा यात्रा शुरू करने वाली थी, उससे पहले आनंद फानन में अरविंद केजरीवाल ने अपने यहाँ बैठक की और एक तिरंगा यात्रा को लेकर अपना एक कार्यक्रम जारी कर दिया था। योगा को लेकर केंद्र सरकार का जो अभियान था योगा को लेकर, योगा आप देखते हैं कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी कैसे आम आदमी पार्टी उस अभियान को लगातार चला रही है। तो ये कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की एकदम से स्ट्रेटजी रहती है कि ये जो वोट बैंक है उसमें जो मैसेजिंग करना है, उसमें कुछ भी आपको ऐसा मैसेज नहीं करना है जिससे वहां पे खराब मैसेज जाए या वो आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि उनको बखूबी मालूम है कि इस चंक पे वो पहले अपना हक जमा सकते हैं बनिस्बत दूसरे वाले साइड। तो मतलब बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुद्दा और इनका मुद्दा अलग नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और 370 पे भी वही चीज था, कैसे संभव था कि 370 पे वो विरोध कर देते? 370 पे अगर आप विरोध करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस वोट बैंक की वो उम्मीद पहले करते हैं वहां पे उनको गंभीर चोट पहुंचती, उनके मिशन को गंभीर चोट पहुंचती। और ये लगातार उनके आप ट्रैक रिकॉर्ड पे देखें तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे आप कहें कि राइट विंग जो वोटर्स हैं उनके अंदर कोई नाराजगी का मैसेज जाए, और वहां पे वो उसी के तहत आप कह सकते हैं कि जानबूझ के इनसे बुलवाया गया है दुर्गेश पाठक से। भाई दिल्ली में शाहीन बाग के समर्थन में बयान नहीं आया था बड़े लंबे वक्त तक, सीए एनआरसी के मुद्दे पर शाहीन बाग के समर्थन में बयान नहीं आया, शाहीन बाग वहां का कोई नेता गया नहीं वहां पर, तो ये सब सवाल उसमें उठे थे कि अरविंद केजरीवाल खामोश हैं। खलिया अमनतुल्लाह खान जरूर जो उनके एमएलए थे वो वहां पर जरूर सक्रिय थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। और ना तो वो इस तरह और दिल्ली में अल्पसंख्यकों के वोट की पहली पसंद भी होते हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं अरविंद केजरीवाल, मतलब दो नावों पर इतना करीने से चलने का? नहीं, विधानसभा चुनाव में चूंकि वो बीजेपी के मुकाबले सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए अल्पसंख्यकों के सामने वही मजबूरी हो जाती है, भाई कांग्रेस है नहीं तो इनको दो। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसीलिए उनको वोट जो है कांग्रेस से कम हो जाता है, क्योंकि वहां वो जो अपने को एक अल्टरनेटिव ग्रुप पेश नहीं कर पाते, विधानसभा चुनाव में पेश कर देते हैं। अच्छा, गठबंधन के सवाल पर भी संदीप पाठक ने बात कही है। उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, आगे का रास्ता कांग्रेस पार्टी को तय करना है, वरना आम आदमी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ेगी। जरा सुनते हैं। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, आपने देखा हम किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। हम पंजाब में चुनाव लड़े, दिल्ली में चुनाव लड़े, हमने गुजरात में चुनाव लड़ा है। हमने ये साबित कर दिया है कि हम अकेले कहीं पर भी लड़ने में सक्षम है और अच्छों के पसीने छुटाने में सक्षम है, नंबर 1। नंबर 2, आज की स्थिति में संगठन मंत्री के नाते मैं आपको कह सकता हूं कि हर राज्य में हमारा संगठन मजबूत है और हम पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन देश की जो परिस्थिति है वो ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना है। तो जब आपके पास लार्जर पर्सपेक्टिव हो, लार्जर पिक्चर हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे विपक्षी दल मिलकर किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटा सके। और ये सारा कुछ दारोमदार और निर्भर करता है कांग्रेस के एटीट्यूड पर, उनके तरीके पर। वो उन्हें तय करना है कि उनका स्वभाव कैसे होगा। हमारा नियंत्रण तो हमारे स्वभाव पर है। वो कह रहे हैं कि मैं संगठन मंत्री हूं, मैं इस नाते आपके सामने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारी अच्छी ताकत है अलग अलग राज्यों में, अगर हम अपने पर चुनाव लड़ने पर आ गए तो पसीने छुड़ा देंगे सब पार्टियों के। अब इस स्टेटमेंट के बाद गठबंधन और आम आदमी पार्टी नाम की कोई चीज बची है क्या? देखिए, एक बात सौरभ जी फिर से स्पष्ट हो गई, और शायद कल ही या परसों कब मैंने कहा था कि किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी जाने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी मजबूरी में, चूंकि ऑर्डिनेंस के समय, और उसको ये नहीं दिखना था कि वो किसी एक खास वोट बैंक को ये कहे कि नहीं नहीं देखो हम भाजपा से लड़ने में कोई कसर छोड़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है, और वो कह रहे हैं पाठक जी के नियंत्रण में रहते हैं। नियंत्रण में तो इतना थे, वो काशी में गंगा नहाने वाला केजरीवाल जी का चित्र सबको याद है। तो नियंत्रण में नहीं रहते हैं, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, उनको ये पता है कि हमको एक जमीन मिल गई है, और विशेष करके इस समय जब कांग्रेस थोड़ी ताकत हासिल करती हुई दिख रही है, तो आम आदमी पार्टी का ये रुख निश्चित तौर पर बड़ी घटना है। और विशेष करके जब 23 तारीख के बाद अभी शिमला खोज रहे हैं, तो शिमला के पहले ये केजरीवाल जी ने गर्मी बहुत बढ़ा दी है। अब पता नहीं शिमला में मौसम ठीक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मुझे लग रहा है वो आम कांग्रेस पार्टी के लिए परिस्थिति आसान ही कर रहे हैं इस किस्म के बयान देकर के। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि इनके साथ कुछ तालमेल हो। आपसे कहा था आपके प्रोग्राम में जी कि कांग्रेस के एक नेता से बात हुई पटना के बाद, तो उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी गठबंधन में आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो और भी अच्छा है। तो वो कारण उसका है कि पेच जो फंसा हुआ है दिल्ली और पंजाब का। मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिलकर लड़ना बहुत टेढ़ी खीर है,
क्योंकि आम आदमी पार्टी 7 की 7 सीटों पर दावा करेगी, बहुत ज्यादा उदारता हुई तो 3 से ज्यादा सीटें छोड़ेगी नहीं। कांग्रेस 3 पर लड़ेगी नहीं, कांग्रेस कम से कम 4 से 5 सीटों पर लड़ना चाहेगी और इसलिए ये मामला फंसेगा। तो और यही पंजाब में वहाँ 9 सांसद हैं उनका 1 सांसद है, तो कांग्रेस वहाँ कहेगी हम 9 के 9 पूरे लड़ेंगे और जहाँ नंबर 2 वहाँ लड़ेंगे। तो इसलिए कांग्रेस भी चाह रही है कि आम आदमी पार्टी अगर अलग थलग हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है इस गठबंधन में, उसको जरूरत है बाकी उन दलों की जो पटना में उनके साथ हैं। अब देखिए, गठबंधन के नाम पर ही बहुत कुछ हो रहा है और जिनको नहीं बुलाया गया था उस गठबंधन की बैठक में वो क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण आपको देते हैं, जहां का सियासी तापमान इन दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की वजह से बढ़ा हुआ है। केसीआर ने पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भगवान विट्ठल का आशीर्वाद लिया, सोलापुर में पब्लिक मीटिंग की और यहां आने के लिए 600 गाड़ियों का एक काफिला चला था तेलंगाना से। 600 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय लेकर के केसीआर भगवान विट्ठल के दर पर पहुंचे थे और अब उनको संजय राउत, महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता, वो सब वोट कटवा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये यहां बीजेपी की बी टीम बनकर आए हैं और शरद पवार ने भी केसीआर के शक्ति प्रदर्शन को चिंताजनक बताया है। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारे ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। अब केसीआर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इस बार हो सकता है जब चुनाव हो उनके लिए परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन हो सकता है 3 बार की मुख्यमंत्री बन जाए। अब वो केसीआर जिन्हें विपक्ष की उस बैठक में न्योता नहीं दिया गया था, वो केसीआर जो कि अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को जिन्होंने बिल्कुल ऑब्वियस करके सबके सामने रखा, पार्टी का नाम बदल दिया, टीआरएस से बीआरएस कर दिया, भारत राष्ट्र समिति कर दिया, वो महाराष्ट्र क्या करने के लिए पहुंचे हैं और इन दिनों इनकी बातचीत किस पक्ष से ज्यादा हो रही है? देवेंद्र, सरकार के करीब जा रहे हैं क्या? नहीं, सरकार के करीब तो नहीं जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपोजिशन है सरकार के खिलाफ उनके साथ हम नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा यही थी कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और न सिर्फ महत्वाकांक्षाएं बल्कि उनको हमारे सोर्सेज ये बताते हैं, किसी ज्योतिष ने ये बता भी दिया है कि आप में ये संभावना है कि आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और ऐसे में उनकी पूरी ये कोशिश थी कि लोग उनके पीछे खड़े हों, उनके जय जयकार करें और उनके नेतृत्व के सारे मामला आगे बढ़े। और उसके पीछे एक दूसरी वजह ये भी रहती है कि क्योंकि संसाधन वो बहुत मजबूत हैं। खासतौर पर सौरभ, अगर आप देखें तो उनके संसाधन का असर कहा जाता है कि बिहार के चुनाव तक पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि वो ये ना सोचें कि उनके पीछे ये सारे लोग आ जाएं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं तो इसलिए अपनी अलग लीग वो खींचते दिख रहे हैं। कम से कम तेलंगाना के चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक वो किसी रूप में भी ये नहीं दिखा सकते कि वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के करीब है या बीजेपी के करीब जाने की सोच भी सकते हैं। लेकिन औरों से भी दूर हूं ये दिखाना है। निश्चित तौर पे औरों से वो दूर है, वो ये दिखा रहे हैं और लगातार वो दिखाते रहेंगे तब तक जब तक इनमें से कोई उनके पीछे ना जाए। वो इनके साथ नहीं आने वाले हैं, ये तय है। और आपने जैसे कहा कि साधन संपन्न बहुत हैं वो जहां सरकार चला रहे हैं, वो तो गाड़ियां जैसी निकली हैं और कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही थी, 600 गाड़ियां, वो आपने देख भी लिया, उनका जो रौला था वो आपने देख लिया। बीच में तो ऐसी भी खबर आई थी कि जब ये 23 की बैठक की चर्चा नहीं थी उससे पहले, कि केसीआर साहब ये चाहते हैं कि विपक्ष जो मोर्चा बना रहा है उसका कैंपेन कमेटी का हेड इनको बना दिया जाए और पूरे देश में विपक्ष का जो इलेक्शन होगा 24 का, उसको फंड करने की ताकत वो रखते हैं। देखिए, केसीआर की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली से लेकर और हैदराबाद तक उन्होंने बहुत सी ऐसी कोशिशें की, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ तेलंगाना है उनके पास, आंध्र प्रदेश है नहीं। वो जो दूसरे राज्य की अगर बात करें तो सीमा से सटा हुआ, जिसको हम कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में AIMIM पहले पहुंची है, तो उनको लगता है कि वहां एक उर्वर जमीन है। लेकिन कहानी कुर्सी की के शुरुआती दूसरे तीसरे एपिसोड में एक दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि समीकरण कैसे बदलेंगे, और तब मैंने एक बात कही थी कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष सहयोगी मिल सकता है। मैंने इन्हीं चंद्रशेखर राव की बात की थी, क्योंकि भाजपा के लिए उनको कोई सहयोगी बहुत अब नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है उनको।
लेकिन उनको यह तो जरूर चाहिए कि विपक्षी गठजोड़ वो अम्ब्रेला बहुत बड़ा नहीं हो, और उसमें केसीआर बड़े सहयोगी के तौर पर उनको दिख रहे हैं। ये जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन था, वो शक्ति प्रदर्शन सबसे ज्यादा किसको परेशान करता है? शरद पवार को सबसे ज्यादा उनको परेशान इसलिए करता है कि वहीं तो है, सिर्फ उतनी ही जगह पर तो पवार साहब हैं और वहां केसीआर जा रहे हैं। अब केसीआर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो जिसको हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो दल हैं, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ केसीआर नहीं गए, केजरीवाल निकल गए, ममता बनर्जी भी पहली फुर्सत में बाहर जाएंगी, वो इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं रहेंगी। ये मैं पहले से कह रहा हूं, ये मुझे संभव नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है। और केसीआर साहब, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है शायद विनोद जी की, पहले लग रहा था कि तेलंगाना के चुनाव में शायद बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन जाए इस बार, लेकिन अब फिर से कर्नाटका के बाद एक उफान दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के बीच में कम से कम, और उनको शायद ये नजर आ रहा है कि चुनौती मेरी भी कांग्रेस से ही है। देखिए, अभी परसों ही एक घटना हुई है कि करीब 35 लोग बीआरएस के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, जिसमें कई 5-5, 3-3 बार के विधायक मंत्री शामिल रहे हैं। और अभी कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था अपने एक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी का, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे वहाँ जो बीजेपी में है उसमें भी इस बात को लेकर अनरेस्ट पैदा हो गया है, जिस तरह केसीआर केंद्र सरकार को और बीजेपी को लेकर के उनके सुर बदल रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि पहले केसीआर वो भी ये चाहते थे कि हम निशाने पर रहें। हाँ, पहले उनकी देखिए केसीआर के सुर ये बदल रहे हैं कि केसीआर पहला तो चाहते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी हमारे दोनों मित्रों ने कहा कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते थे वो, और वो नीतीश कुमार ने उनको, आपको याद होगा, जिसका अक्सर हर्षवर्धन जिक्र करते हैं, उठा बैठक पटना वाली, तो उसमें केसीआर गए थे वहाँ पटना और वो विफल हो गया था। वो वहाँ से उनको जो है एक तरह से कोई संकेत मिला नहीं। दूसरा, केसीआर की जो बेटी है कविता जी, कविता जी को के तार जिस तरह से ईडी ने जोड़े शराब घोटाला दिल्ली वाले से, और उनसे कविता जी से पूछताछ हुई और एक आशंका थी कि शायद कविता जी की गिरफ्तारी हो जाए, अभी तक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक ये माना जा रहा है कि कोई एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने केंद्र के साथ की है कि भाई हमको रिलीफ दो, बाकी हम अपनी पॉलिटिक्स तेलंगाना में अपनी करेंगे। कांग्रेस का राइज तेलंगाना में केसीआर के लिए एक तरह से चेतावनी भी है, चुनौती भी है, इसलिए वो अपनी लाइन बदलने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए, अब मैं एक ऐसी खबर की बात कर रहा हूं जिसका सब पर असर पड़ रहा है आजकल। टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो से पार हो चुकी है। देश में लगभग तमाम जगहों पर टमाटर के महंगे रेट्स हैं और लोग भी इससे लाल हो रहे हैं। शहर शहर टमाटर की कीमत क्यों बढ़ रही है? अब क्या ये कोई सीजनल बात है? मौसम ऐसा है, जगह जगह बारिश हो रही है, तो क्या इस वजह से फसल को नुकसान हो रहा है, इसलिए दाम बढ़े हुए हैं, या इसके पीछे बिचौलियों का कोई खेल है? तो ये तमाम चीजें हम समझेंगे, लेकिन पहले आपको टमाटर की आज की कीमत क्या है वो हम बता देते हैं। टमाटर उगाने वाला बेहाल, आप टमाटर खरीदने और खाने वाले परेशान, लेकिन इन दोनों के बीच जो ना उगाने वाला और ना खाने वाला, वो बिचौलिया, वो माला माल है। और आप हैरान रह जाएंगे कि आज 100 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं आप, तो इसमें किसान को 1/3 हिस्सा ही मिल रहा है, बाकी सारा पैसा बिचौलियों के पास जा रहा है। और यही वजह है कि इससे ना किसान का भला हो रहा है, और कंज्यूमर और खाने वाला, घर लाने वाला तरकारी, वो तो परेशान है ही। लेकिन विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है इस वक्त, और टमाटर के दाम कहीं प्याज वाला आलम ना कर दें दिल्ली वाला, कुछ वर्ष पहले जो हुआ था 98 में जी, ये कोशिशें हो रही हैं इस वक्त। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये सचमुच है कि टमाटर का जो हाल है ना, वो बहुत कमा कर खाने वाला ही टमाटर खा सकता है, थोड़ा कम कमाता है तो नहीं कर सकता। मैंने ट्वीट भी किया इसको, हालांकि टा और का दोनों पढ़ना पड़ेगा ठीक से। लेकिन ये सच है कि इस देश में, जिसको हम कहते हैं इस तरह के जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, उसको लेकर देश की किसी भी सरकार की बहुत अच्छी नीति नहीं हो पाई है। हम पहले भी देखते हैं, हमें जेटली जी का बजट वो याद है जिसमें उन्होंने इस तरह के आइटम्स के लिए, प्याज है, टमाटर है, आलू है, इसके लिए एक अलग से बजट का प्रोविजन किया था। और बार बार ये कहा जाता है कि देश में जब तक हम एडवांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अच्छा भंडारण नहीं होगा, तब तक ये समस्या होगी। तो मोदी जी ने तो स्कीम चलाई थी, टॉप स्कीम, मैं उसी की बात कर रहा हूं, टॉप उसी का हिस्सा था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के किसानों को ये सोचना पड़ेगा। और देखिए, सीजनल मसला तो है, ये कुल मिला के मतलब अधिकतम हफ्ते 10 दिन का मसला होगा, उसके बाद फिर से कीमतें वही जाएंगी। लेकिन क्या इस देश के किसान और कंज्यूमर, उसके लिए कृषि कानून जो बार बार हम कहते हैं, वो गंभीरता से किसानों को नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि बिचौलिए हर बार ये करते हैं, जब कोई ऐसा कमजोर अवसर होता है, बिचौलिए बाजी मार ले जाते हैं, किसान और ग्राहक दोनों परेशान होता है। सरकार के लिए केवल एक शॉर्ट टर्म दिक्कत है ये,
बिल्कुल सौरभ, और ये हर साल ये दिक्कत आती है। आप इसे देखें, टमाटर की फसल 2 बार आती है एक साल में। एक तो जुलाई वाली जो फसल अभी आनी थी उसमें क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो खराब हो गया है, जैसे हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, बारिश के चलते, उसके चलते ये समस्या हुई है। अब इसमें यहाँ ये देखना होगा कि पहली बात तो कि आप फसल का जो चक्र है उसको ऐसी तकनीक अपनाएं कि इससे पहले वो फसल पूरी हो जाए टमाटर की, बारिश आने से पहले। दूसरी चीज़ कि तकरीबन 2.5% ही सब्जी, 2.5% या 2.7% सब्जी का हम लोग प्रोसेसिंग कर पाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते तो जो टमाटर मई में 5 रुपए किलो बिक रहा हो वो अचानक जून में 100 रुपए किलो हो जाए, तो क्या कोई और समाधान है सिवाय प्रोसेसिंग के? उस प्रोसेसिंग की एक बार एक कोशिश शुरू की गई थी और देश ने देखा कि कैसे किसानी वो सड़क पे आ गया था, कितना कुछ हंगामा किया गया। तो ऐसे में सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। सरकार के पास सबसे बड़ा ऑप्शन यही था कि प्रोसेसिंग कराए। फल की प्रोसेसिंग थोड़ा बमुश्किल 4.5% होती है, और ऐसे में आप इतना फसल बर्बाद होता है, और उसका क्या उपाय है? उसका उपाय यही था कि आप उसकी प्रोसेसिंग कराने का सेटअप लेकर आएँ। उस सेटअप को लेकर आपको कोई आपत्ति थी तो उस पर बात करनी चाहिए थी कि किस प्रकार का सेटअप होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा कानून होना नहीं चाहिए। और ऐसे में टमाटर जो हर साल ये रुलाता है, इस साल भी रुला रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों की अस्थायी समस्या। लेकिन एक और बड़ा कारण है जो हमारे मित्रों ने कहा, वो तो सही है। इस दिल्ली शहर के आसपास एक जमाने में बहुत सब्जियों की खेती होती थी, लेकिन जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है और जिस तेजी से जो है सारी कृषियों की भूमि जो है वो कंक्रीट के जंगल बदलती जा रही है, तो दिल्ली और आसपास शहरों में अब क्या होता है, अब ये टमाटर हिमाचल से आता है, अभी टमाटर उत्तराखंड से आता है और कर्नाटक से आ रहा है इस बार। हाँ, तो क्या होता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है और जब बारिश तेज हो जाती है तो आने जाने में भी दिक्कत हो जाती है और ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों की बातें सुनकर लोगों को इतनी तो तसल्ली हुई कि हफ्ते 10 दिन की ही बात है बस, उसके बाद फिर से ये जो है उम्मीद यही की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया विनोद जी, हर्षवर्धन जी, देवेंद्र, आपका आज स्टूडियो में आने के लिए।